तो आज की कहानी है 70 के दशक के सबसे मोस्ट वांटेड सीरियल किलर और लुटेरे चार्ल्स सोबराज के बारे में, जो मुंबई में माफिया और गैंगस्टर्स का खौफ था। तब इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल चार्ल्स सोबराज 5वीं बार जेल से भागकर मुंबई आ गया। इस खतरनाक किलर को पकड़ने का जिम्मा एक आम पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे के कंधों पर आता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों और उनके बड़े बड़े अफसर जहां चार्ल्स सोबराज को पकड़ने में नाकाम थे, वहीं क्या एक मामूली इंस्पेक्टर उसे पकड़ पाएगा या फिर चार्ल्स सोबराज फिर से चकमा कर निकल जाएगा। सस्पेंस, ट्विस्ट और कॉमेडी से भरी ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। फिल्म का नाम है इंस्पेक्टर जेंडे। ये कहानी 1986 की है, जब मुंबई की गलियों में गुंडों का राज था, लेकिन उन सबको एक ही डर था, मुंबई पुलिस का। पुलिस के बड़े बड़े ऑपरेशंस ने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए थे। ये किस्सा भी एक बहादुर अफसर पर आधारित है। शुरुआत होती है इंस्पेक्टर जेंडे से, जो सुबह दूध की लाइन में खड़े होते हैं। तभी एक बुजुर्ग पूछता है, आज आप भी घर का काम कर रहे हैं? जेंडे मुस्कुराकर कहता है, घर की कमिश्नर यानी बीवी को खुश करना भी तो जरूरी है। तभी रेडियो पर खबर आती है, तिहाड़ जेल से चार्ल्स सोबराज भाग गया है। जेंडे तुरंत घर भागता है और यूनिफॉर्म पहनता है। पत्नी निमिता पूछती है, क्या हो गया? वो जवाब देता है कि देश की इज्जत दांव पर है। निमिता दुखी होकर दरवाजे से उसका नाम मिटा देती है। यही पुलिस वालों की पत्नियों की किस्मत होती है। फ्लैशबैक में दिखता है 16 मार्च, तिहाड़ जेल। चार्ल्स जन्मदिन का बहाना बनाकर सबको खीर खिलाता है। नींद की दवा मिली खीर सबको बेहोश कर देती है। चार्ल्स अपने 4 साथियों डेविड, ललित, तोमर और त्यागी, उन चारों के साथ जेल से भाग निकलता है। बाहर उसकी नई गर्लफ्रेंड कार में इंतजार कर रही होती है। चार्ल्स गोली चलाकर कहता है, गुड बाय तिहाड़। उधर थाने में इंस्पेक्टर पाटिल फोन खराब होने की शिकायत करता है। जेंडे गुस्से में आदेश देता है और लाइन तुरंत ठीक करवाई जाती है। तभी डीसीपी का फोन आता है। जेंडे को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। जेंडे स्टाइल में पहुंचता है। डीसीपी चंद्रकांत उससे पूछता है, अखबार में लिखा है कि तुमने 15 साल पहले चार्ल्स को पकड़ा था, क्या यह सच है? कहानी जाती है 1971 में। जेंडे एक गुंडे को पकड़ता है और उसके जरिए चार्ल्स के बारे में जानता है। चार्ल्स अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन के दफ्तर में डकैती करता है। पैसों के साथ साथ फ्लर्टिंग भी करता है। तभी जेंडे वहां पहुंचता है। जबरदस्त उनकी फाइट होती और आखिरकार चार्ल्स जेंडे की टीम के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। अब चंद्रकांत बताता है, चार्ल्स अब इंटरपोल का मोस्ट वांटेड है। 32 मर्डर कर चुका है, 5 देशों की जेलों से भाग चुका है। उसे पकड़ना आसान नहीं। जेंडे बताता है कि उसका पूरा नाम करमचंद विरमानी गुरुमुक्त चार्ल्स सोबराज है। माँ लेबनानी, बाप सिंधी, फ्रांस में पला बड़ा और हमेशा 5 स्टार लाइफ चाहता था। हैंडसम और मीठी बातें करके खासकर लड़कियों को फंसाता था। एक बार एक लड़की उसे कहती है, तुम उस चार्ल्स जैसे लगते हो जो जेल से भागा है। चार्ल्स हंसता है, लेकिन जल्द ही वही लड़की उसकी शिकार बनती है। चार्ल्स उसे नदी किनारे ले जाकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देता है। यही उसकी क्रूरता थी। जेंडे बताता है कि चार्ल्स को स्विम सूट किलर या फिर बिकिनी किलर कहा जाता था, क्योंकि उसने कई लड़कियों को स्विम सूट में मार डाला, पैसों के लिए, शोहरत के लिए या सिर्फ मजे के लिए। असली वजह कोई नहीं जान पाया। उसकी 5 बार गिरफ्तारी हुई, 5 बार वो भागा। इसी वजह से उसे सांप कहा जाने लगा। चंद्रकांत पूछता है, क्या तुम उस सांप को पकड़ पाओगे? जेंडे मुस्कुराकर जवाब देता है, सांप कितना भी जहरीला हो, नेवला उसका बाप ही होता है। इसके बाद ललित अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। तभी चार्ल्स उसे कहता है, अब हमें 5 स्टार की आदत छोड़नी होगी, हमें निकलना होगा। ललित को बुरा लगता है, मगर डेविड तुरंत मान जाता है। उधर पुलिस को एक लड़की की जली हुई लाश मिलती है। शरीर इतना जल चुका होता है कि पहचान ही नहीं हो पाती। मजबूरी में उसे लावारिस मानकर ले जाया जाता है। जेंडे लगातार चार्ल्स की तलाशी में लगा है। वो 15 साल पुरानी फोटो लेकर जगह जगह पूछताछ करता है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। घर पर निमिता गुस्से में कहती है, इतने ऑफिसर हैं, फिर तुम ही क्यों? 15 साल पहले पकड़ा था, अब भी तुम्हें ही भेजेंगे उसे पकड़ने। जेंडे समझाता है, दूसरों पर जुल्म रोकना ही पुलिस वालों का काम है। तभी फोन आता है, होटल टाउन प्लाजा में एक अजीब विदेशी रुका है। जेंडे टीम को फोटो दिखाता है। पाटिल बेवकूफी में कहता है, ये पुरानी फोटो किस काम की? जेंडे हंसते हुए कहता है, आज इसे पकड़कर तेरे साथ ही फोटो खिंचवाऊंगा। पुलिस होटल में स्टाफ बनकर कैमरों की जांच करती है। चार्ल्स आराम से शेविंग कर रहा होता है। एक एक करके सब कमरे चेक होते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। तभी पता चलता है कि 410 नंबर कमरा बंद है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। वहाँ एक फ्रेंच टूरिस्ट चीखने चिल्लाने लगता है। सब मिलकर भी उसे शांत नहीं कर पाते। जेंडे फोटो मिलाकर चेहरा देखता है, पर शक पक्का नहीं होता। चार्ल्स बगल वाले 412 कमरे से चुपचाप सब देख रहा था। पाटिल गलती से उसे धक्का देकर हटा देता है। जेंडे बाहर
निकलते ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर चौंकता है, लेकिन पाटिल की बेवकूफी से मौका हाथ से निकल जाता है। गुस्से में जेंडे उसे थप्पड़ मार देता है। मामला सीधा होम मिनिस्टर तक पहुंचता है। फ्रेंच एम्बेसी नाराज होती है। होम मिनिस्टर डीसीपी चंद्रकांत को डांटते हैं। पास बैठे एसीपी स्वामी बताते हैं कि चार्ल्स ने ज्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन को मारे हैं, इसलिए इंटरपोल और बड़े देश प्रेशर बना रहे हैं। मिनिस्टर कहते हैं डीसीपी आपने गलत आदमी चुना। चंद्रकांत जिद में जेंडे को ही केस सौंपते हैं, यही केस को सॉल्व कर सकता है। जेंडे बताता है कि उसने सारे होटल चेक किए पर चार्ल्स कहीं नहीं मिला। चंद्रकांत कहता है कैसे भी हमें उसे पकड़ना होगा। इधर चार्ल्स एयरपोर्ट पहुंचता है। हर विदेशी टूरिस्ट को उसकी फोटो से मिलाया जाता है। वो पोस्टर देखता है, हंसता है और उस पर लिख देता है आई लव यू बॉम्बे पुलिस। रात में जेंडे उस पोस्टर के सामने खड़ा होता है, तभी इंस्पेक्टर जेकॉब आता है और बताता है कि अब केस उसके पास है। जेंडे पोस्टर दिखाकर कहता है ये चार्ल्स का लव लेटर है, अब इसे जवाब देना पड़ेगा। दोनों बात करते हैं। चार्ल्स की पत्नी शांतल अब अमेरिका में है और उसकी किताबों की रॉयल्टी उसी तक जाती है। जेकब कहता है चार्ल्स जयपुर, पौंडीचेरी या गोवा कहीं भी हो सकता है। उधर चार्ल्स नया लुक बनाकर अपनी गैंग के साथ सातारा बस स्टेशन पहुंचता है। ललित शिकायत करता है तूने कहा था अमेरिका चलेंगे, फिर यहाँ क्यों? चार्ल्स जवाब देता है कि हमारी अमेरिका की सड़क सातारा से होकर जाती है। चारों स्टाइल से वहां से निकलते हैं। जेंडे को एक ऑफिसर खबर देता है सर आपके फरार नोटिस से हमने इसे पहचाना। ये गोरखपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाला था। बैग चेक किया तो इसमें बंदूकें मिली, मतलब चार्ल्स का साथी तोमर पकड़ा गया, लेकिन वो खुद को अजय अग्रवाल नाम का बिजनेसमैन बताने लगता है। जेंडे चालाकी से पूछताछ करता है। पैर सूजे होने पर सरसों के तेल से मालिश करने का ड्रामा करता है, फिर हॉकी दिखाकर डराता है। आखिरकार तोमर टूट जाता है और चार्ल्स का ठिकाना बता देता है। जेंडे तुरंत होटल पंचरत्न पनवेल पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो लोग एलन नाम से रुके थे और पिछले रात ही निकल गए। टेलीग्राम आया था बाबा बीमार है। रिसेप्शनिस्ट इशारा करती है वो 302 वाले का ट्रेन छूट गया। जेंडे पाटिल को पकड़ने का इशारा करता है, लेकिन पाटिल बेवकूफी में ऊंची आवाज में पूछ लेता है। नतीजा चार्ल्स का साथी त्यागी सतर्क हो जाता है। फिर भी थोड़ी मेहनत के बाद जेंडे उसे दबोच लेता है। त्यागी को पेड़ से बांधकर पूछताछ शुरू होती है। जेंडे मधुमक्खियों का छत्ता दिखाकर धमकाता है। डर के मारे त्यागी बताता है कि चार्ल्स अब गोवा में है, उसने नीली बाइक खरीदी है। पहले चालाकी से जीप का नंबर बताता है, लेकिन आखिर में असली नंबर GRD 5460 उगल देता है। सीन कट होता है। चार्ल्स नीली बाइक पर गोवा में मस्ती कर रहा था। समंदर किनारे साथियों को बंदरगाह दिखाकर कहता है यही हमारी आजादी का रास्ता है, 5 दिन में यहाँ से निकलेंगे। डेविड कहता है तो हमें 3 पासपोर्ट चाहिए होंगे। चार्ल्स ठंडी सांस लेकर कहता है नहीं, हमें 3 लाशें चाहिए। ललित और डेविड सन रह जाते हैं। इसी बीच एक खूबसूरत लड़की डिस्क फेंक कर चार्ली का ध्यान खींचती है। चार्ल्स उसे इग्नोर कर देता है, पर ललित लड़की को देखकर इम्प्रेस करने की उसे कोशिश करता है। कहता है कुछ दिनों में अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे साथ चलेगी? लड़की गुस्से में डिस्क छीन कर चली जाती है। ललित की इस हरकत से चार्ल्स का पारा चढ़ जाता है। रात में ललित सपनों में झूमते हुए डेविड से कहता है अमेरिका पहुंचते ही उड़ता रहूंगा। तभी चार्ल्स अंदर आता है और उसके गले पर चाकू रखकर उसे मार डालता है। डेविड सदमे में रह जाता है। चार्ल्स ठंडे अंदाज में कहता है अब हमें 2 लाशें चाहिए। अगले दिन डीसीपी जेंडे के घर पर सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं। निमिता बच्चों को लेकर पड़ोस के यहाँ चली जाती है। डीसीपी कहते हैं ये मिशन गोवा पुलिस की मदद के बिना करना होगा, मुंबई पुलिस को ही इसे कामयाब बनाना होगा। जेंडे अपनी टीम बनाता है। जेकॉब, पाटिल, रेलवे पुलिस और भाषा समझने के लिए मनोज। पाटिल को अकाउंटेंट बनाकर भेजने की तैयारी होती है। डीसीपी सख्त हिदायत देते हैं कोई भी अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। अगले दिन सबको फ्लाइट से रवाना होना था। फ्लाइट का नाम सुनते ही सब हैरान रह गए थे, क्योंकि इनमें से कोई भी आज तक प्लेन में नहीं बैठा था। प्लेन में जेंडे सूट बूट पहनकर अपनी पत्नी की पागलपंती के बारे में सोच रहा था। जब उसकी पत्नी ने सुना कि उसका पति सीक्रेट मिशन पे जा रहा है तो वो सूट उधार में ले आई। यहाँ तक कि उसने बहुत मेहनत से टाइपराइटर पर ऑल द बेस्ट भी लिख दिया था। इतना प्यार और भरोसा मिलने के बाद जेंडे अगर कामयाब ना हो तो कैसे चलता। उधर निमिता घर पर अपने पति की सलामती के लिए पूजा कर रही थी। ये 6 लोग एक होटल में आकर अपना अपना नकली नाम बताते हैं, लेकिन बेवकूफ पाटिल दुनिया में इतने सारे नाम होने के बावजूद ऋषि कपूर का नाम बता देता है। सब उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। गजब की टीम है इन लोगों की।
थोड़ी देर बाद पाटिल दौड़कर आता है और कहता है उस बाइक का पता मिल गया, घर का नाम है पिंटू वीरा। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई नहीं खुलता तो पाटिल बड़ी मुश्किल से चढ़कर दूसरी मंजिल की बालकनी में पहुंचता है। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजा खोलता है। जेंडे के पीछे पीछे सब उस घर में घुस जाते हैं। एक एक करके नीचे की सारी मंजिल छान मारने के बाद भी कोई कुछ नहीं मिलता तो सब सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तभी ऊपर के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेंडे इशारे से पूछता है हुआ क्या। बाकी लोग इशारे से कहते हैं हमें क्या पता। जेंडे और जेकोब ऊपर जाकर देखते हैं तो एक बिल्ली ने फूलदान तोड़ दिया था। नीचे आते ही सब सामने कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी बंदूक ताने खड़ा था। वो आदमी जेंडे से कहता है तुम चोर हो ना। जेंडे कहता है हम पुलिस हैं। जेंडे बाइक का नंबर बताता है तो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ ये तो मेरी ही बाइक है, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। जेंडे कहता है क्या मैं तुम्हें ट्रैफिक हवलदार लग रहा हूँ जो तुम्हारी बाइक ढूंढूंगा। जेंडे एक गैरेज में जाकर मैकेनिक को बाइक का नंबर दिखाता है। मैकेनिक कहता है इससे मुझे क्या होगा। जेंडे मैकेनिक से कहता है जो लड़का बाइक लेकर गया वो मेरा छोटा भाई है, वो एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसी के साथ भाग गया। ये सुनकर मैकेनिक हंसते हंसते कहता है क्या तुम्हारी माँ की 2 शादियां हुई थी, क्योंकि वो भाई तो अमेरिकी जैसा दिखता है और तुम तो देसी कौवे जैसे। जेंडे गुस्से में देखता है तो लड़का कहता है पुरानी बाइक खरीदने के बाद वो कहाँ गया, मुझे कैसे पता होगा। सब एक तरफ होते हैं तो जेकब कहता है सर इसे उठाकर थाने ले चलो, 2-4 लात मारेंगे तो सब सच उगल देगा। जेंडे कहता है कौन से थाने लेकर जाएं, हम मुंबई से बाहर आए हैं, ये मारने का नहीं दिमाग ठंडा रखने का टाइम है। लेकिन एक बात पक्की है चार्ल्स अभी भी गोवा में ही है। सब मिलकर फिर से गोवा के चप्पे चप्पे में चार्ल्स को ढूंढने लगते हैं। गोवा का हर घर, समुद्र किनारे, मंदिर से लेकर चर्च तक कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। सब वापस होटल लौट आते हैं तो जेंडे कहता है कि आज रात हम 2-2 लोगों की 3 टीमों में बट जाएंगे। हम नाइट क्लब और हर 5 स्टार होटल में जाकर चार्ल्स को ढूंढेंगे, इसलिए आज रात सब अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आना। रात में सब टाइम पर आ जाते हैं लेकिन पाटिल का कोई आता पता नहीं होता। बेचारा दौड़कर आता है और लाइन में खड़ा हो जाता है। पाटिल को झालमुड़ी वाले जैसा रंगीन कोट पहने देखकर जेंडे पूछता है ये क्या है। पाटिल कहता है सर आपने ही तो कहा था सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आने को, ये सूट मैंने अपने भाई की शादी में बनवाया था, एकदम झकास लग रहा है ना। जेंडे कहता है हाँ हाँ एकदम लाल परी। इसके बाद सब अलग अलग होटल और नाइट क्लब में चार्ल्स को ढूंढने लगते हैं। लंबे बालों वाले किसी को भी देखकर उनका शक उसी पर जाता है। एक जैसे ही आदमी को देखकर जेंडे आगे जाता है पर पता चलता है वो चार्ल्स नहीं है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पूरी रात से सुबह हो जाती है लेकिन चार्ल्स का कोई पता नहीं चलता। फिर अगले दिन सुबह होटल में चाय पीते हुए पाटिल टीवी पर जेम्स बॉन्ड को देखकर कहता है अगर हमारे पास भी ऐसी गाड़ी और AK-47 होती तो चार्ल्स को चुटकी में पकड़ लेते हैं। जेकब कहता है अपराधी को पकड़ने के लिए अकल चाहिए, हथियार नहीं। तभी जेंडे आता और कहता है अकल से नहीं दिल की ताकत से अपराधी पकड़े जाते हैं और मेरा दिल कह रहा है कि चार्ल्स यहीं कहीं है। जेंडे नकली मूछें लगाकर टपोरी बनकर एक बीच पार्टी में पहुंचता है। उधर चार्ल्स एक कपल को कीमती पत्थर बेचते हुए ड्रिंक में कुछ मिलाता है। तभी 2 लड़कों में झगड़ा हो जाता है और एक बंदूक निकालता है। जेंडे बीच में कूदकर कहता है कि मैं पुलिस हूँ, लेकिन इस अफरा तफरी में चार्ल्स खिसक जाता है। गोवा पुलिस आकर जेंडे को ही पकड़ लेती है और थाने में ले जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर उसकी ID देकर कहता है आप इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे हैं। जेंडे हंसकर कहता है झेंडे बोलिए झ। इंस्पेक्टर पूछता है वो गोवा क्यों आए हैं तो जेंडे झूठ बोल देता है कि पिकनिक मनाने आया हूँ और पत्नी से बचने के लिए जोकर जैसे कपड़े पहने हैं। पाटिल भी वहाँ पहुंचकर गड़बड़ कर देता है लेकिन जेंडे सब संभाल लेता है। आखिरकार वहाँ के इंस्पेक्टर उन दोनों को छोड़ देते हैं। जेंडे डीसीपी को फोन करके बताता है कि इतने बड़े गोवा में चार्ल्स को पकड़ना आसान नहीं है। डीसीपी ताना मारते हैं कि क्या पूरी पुलिस फोर्स भेजनी पड़ेगी। इस बीच खबरों में चलता है कि चार्ल्स 15 दिन से फेरी वाला बनकर घूम रहा है। जेंडे कहता है कि विदेश जाने के लिए उसे पासपोर्ट चाहिए, इसलिए वो यहीं छिपा हुआ है। इधर चार्ल्स एक विदेशी को नींद की गोली देकर मार देता है और उसका पासपोर्ट लेकर लाश जला देता है। कितना बेरहम है। अगले दिन पाटिल देवरा आइलैंड की तरफ जाता है और वहाँ चार्ल्स की नीली बाइक देख लेता है। वहीं से उसे डेविड और चार्ल्स भी दिखते हैं, लेकिन डर की वजह से वो कुछ करता नहीं। होटल पहुंचकर पाटिल सब बताता है। जेंडे गुस्से में कहता है घर जाकर अपने बच्चों से कहना कि उनका बाप कायर है। पुलिस वाला डर कर भागे तो वो कायर कहलाता है। दुखी होकर जेंडे
समुद्र किनारे खड़ा होकर अपनी पत्नी की फोटो देखते हुए उसी के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी जेंडे के बारे में सोच रही थी। जेंडे ने उससे कहा था कि जो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता वो अच्छा इंसान होता है, और जो किसी को जुल्म होने से बचाता है वो बहादुर होता है, और तुम्हारा पति एक बहादुर इंसान है। जेंडे अपनी निमिता को फोन करके कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी होम कमिश्नर। निमिता कहती है, ओह तो तुम्हें याद है। जेंडे कहता है, अगर जिंदा रहना है तो याद तो रखना पड़ेगा। अपनी पत्नी से बात करते करते जेंडे को चार्ल्स की पत्नी की बात याद आ जाती है। वो तुरंत जेकब के पास जाता है और कहता है कि चार्ल्स की पत्नी चांताल अमेरिका में रहती है। जेकब कहता है, सर वो चांताल नहीं शांताल है। जेंडे कहता है, तेरे उच्चारण की ऐसी की तैसी, जो कह रहा हूँ वो सुन। चार्ल्स के सारे पैसे उसकी पत्नी के पास रहते हैं, तो अगर चार्ल्स को अपनी पत्नी से बात करनी है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा। जेकब कहता है, जहाँ से इंटरनेशनल कॉल हो सके वहाँ। अगले दिन सुबह जेकब और पाटिल एक इंटरनेशनल टेलीफोन बूथ पर आते हैं। पुलिस होने के बावजूद वो कुछ पैसे रिश्वत देकर रजिस्टर की कॉपी देखना चाहते हैं। वो आदमी कहता है, हमारे यहाँ से इंटरनेशनल कॉल करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। थोड़ी दूर पर एक बार है, वहां से बिना किसी डॉक्यूमेंट के इंटरनेशनल कॉल हो जाती है। दूसरी तरफ चार्ल्स उसी बार के टेलीफोन से अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। तभी जेंडे अपनी टीम के साथ बार के अंदर आता है, लेकिन तब तक चार्ल्स की बात खत्म हो चुकी थी और वो उनके पास से ही निकल जाता है। मनोज जेंडे से पूछता है, अगर हम चार्ल्स को पकड़ भी लेते हैं तो हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गोवा पुलिस को चकमा देकर अपराधी को नहीं ले जा सकते। जेंडे कहता है, मुझे किसी नाम या शोहरत की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक खतरनाक अपराधी जेल से भागा है। उसने पहले ये खून कर दिया है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते मुझे उसे पकड़ना ही होगा। तभी जेंडे की मुलाकात तिहाड़ जेल की एक पुलिस टीम से होती है। ये वही जेल है जहाँ से चार्ल्स भागा था। जेंडे देखता है कि वहाँ इंटरपोल का ऑफिसर स्वामी बैठा है। वह स्वामी से कहता है कि हमारे पास खबर है कि चार्ल्स इस बार के टेलीफोन से अपनी पत्नी से बात करने आया था। स्वामी जेंडे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आप लोग शायद अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। चार्ल्स ऐसे छोटे मोटे होटलों में कभी नहीं रुकता, वो हमेशा 5 स्टार होटल में ही रुकता है। उनके जाते समय जेंडे कहता है कि आप लोग भी अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। 16 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर उसने जेल में सबको खीर खिलाकर सबको बेहोश किया और भाग गया, जबकि चार्ल्स का असली जन्मदिन तो कल है। आप लोग इतनी छोटी सी जानकारी भी नहीं निकाल पाए। तब तिहाड़ पुलिस की टीम चली जाती है तो जेंडे अपनी टीम के साथ वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। दिन से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन चार्ल्स का कोई आता पता नहीं होता। पाटिल जेंडे से कहता है, सर हमारे पास सिर्फ 87 रुपीज बचे हैं और होटल का किराया भी देना है। जेंडे अपनी जेब में जितने पैसे होते हैं सब पाटिल को दे देता है और उसे देखकर बाकी सब भी अपने आसपास जो कुछ होता है वो पाटिल को दे देते हैं। गोवा का वही इंस्पेक्टर उन्हें देख रहा होता है तो जेंडे कहता है, वो सुबह से हमारा पीछा कर रहा है। सब जोर जोर से हंसते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत मजे में है। जब सब हंसने लगते हैं तो जेंडे जेकब से कहता है, क्या बात है, आज भी नहीं हंसोगे? जेकब हमेशा की तरह कहता है, हाँ मैं तो हंस रहा हूँ, आज 6 अप्रैल 1986 है। सुबह सुबह जेंडे जेकब से कहता है, अगर चार्ल्स को सच में देश से बाहर जाना है तो उसे मुंबई जाना होगा, क्योंकि गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो फिर वो अभी तक यहाँ क्यों है? इसका मतलब यह है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। जेंडे तुरंत जेकब को साथ लेकर नेवी के घाट पर जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि अगले दिन अमेरिका के लिए एक जहाज निकलने वाला है। जेकब जेंडे से कहता है, इसका मतलब चार्ल्स जहाज से भागने की कोशिश कर रहा है। जेंडे कहता है, जहाज का घाट बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी टीम में सिर्फ 6 लोग हैं, हम आज रात से ही निगरानी रखेंगे। जब जेंडे ये प्लान बना रहा था उसी वक्त चार्ल्स अपना पासपोर्ट लेकर जहाज का टिकट बुक कर रहा था। होटल वापस आने पर मनोज जेंडे से कहता है, आज यहाँ शादी का रिसेप्शन है। रात में शादी की तैयारी शुरू होती है और सब घर के अंदर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका जाने से पहले चार्ल्स अपनी पत्नी को एक बार जरूर फोन करेगा। जेकब जेंडे से कहता है, सर मुझे लगता है हम गलत जगह पर निगरानी कर रहे हैं, हमें अभी जहाज के घाट पर होना चाहिए। जेंडे कहता है, तुम बाकी लोगों को लेकर जहाज के घाट पर जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा। सब जहाज के घाट की तरफ निकल जाते हैं और जेंडे फोन के पास खड़े होकर चार्ल्स के आने का इंतजार करता है। लेकिन पाटिल जेकब से कहता है, मैं जेंडे सर के साथ ही रहूंगा, आप लोग जहाज के घाट पर जाइए। सब एक ही गाड़ी में बैठकर जहाज के घाट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इधर कुछ देर बाद चार्ल्स और डेविड घर आते हैं। जेंडे उन दोनों को देखकर उन पर नजर रखने लगता है। वेटर से ड्रिंक्स की बोतल लेकर जेंडे अपनी टेबल पर जाता है। मौका मिलते ही डेविड को मारने लगता है और चिल्लाकर कहता है, पाटिल जल्दी आ, मैंने इन्हें पकड़ लिया। चार्ल्स उन्हें रोकने आता है तो जेंडे डेविड को छुड़ाकर चार्ल्स को मारने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड भाग जाता है। पाटिल घर
घर के बाहर चार्ल्स की बाइक देखकर वहीं खड़ा हो जाता है। डेविड को बाइक के पास आता देख पाटिल कहता है, आज तो तुझे आलू का भरता बनाऊंगा। वो पास पड़ी एक बाल्टी सिर पर रखकर दौड़ता है और डेविड को उसी बाल्टी से धक्का मारता है। इधर जेंडे और चार्ल्स भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई देखकर लगता है वो लड़ाई से ज्यादा डांस कर रहे हैं। तभी बाकी टीम के लोग वहां आते हैं और चार्ल्स को मिलकर पकड़ लेते हैं। तभी पाटिल आकर कहता है, सर इसे मैंने पकड़ लिया। जेंडे पाटिल को शाबाशी देता है और कहता है, अब तुम्हारे बच्चे कहेंगे कि मेरे पिता के सीने में हिम्मत है। लेकिन अब एक और दिक्कत है, अब चार्ल्स को मुंबई कैसे लेकर जाएं, क्योंकि उनकी गाड़ी तो खराब हो गई है। तभी दूल्हा आकर कहता है, सर आपने हमारी शादी में इतने बड़े अपराधी को पकड़ा है, क्या हम आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं? जेंडे कहता है, हाँ खिंचवा तो सकते हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये होती है कि फोटो खिंचवाने के बाद जेंडे उनकी बारात वाली गाड़ी लेकर मुंबई के लिए निकल जाएगा। चार्ल्स को लेकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं और डेविड को गोवा के लोकल थाने में भेज दिया जाता है। तभी एक सीनियर ऑफिसर फोन करके गोवा के इंस्पेक्टर से कहता है, मुंबई पुलिस हमारे इलाके से चार्ल्स को पकड़ के ले जा रही है, देखो वो बॉर्डर पार न कर पाए। मुंबई जाते हुए जेंडे चार्ल्स से पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? चार्ल्स मना करता है तो पास बैठा जेकब कहता है, 15 साल पहले जेंडे सर ने ही तुम्हें पकड़ा था। चार्ल्स कहता है, तब तो हम पुराने दोस्त हुए। जेंडे उसे जन्मदिन की बधाई देता है तो चार्ल्स कहता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? जेंडे पूछता है, तुम्हें चाहिए क्या? चार्ल्स कहता है, बस अभी गाड़ी रोकर मुझे थोड़ा सूसू करने दो। शैतान चार्ल्स गाड़ी के अंदर ही सूसू करने लगता है तो मजबूरी में जेंडे को गाड़ी रुकवानी पड़ती है। लेकिन सूसू करने के बहाने चार्ल्स सबको मारकर भागने की कोशिश करता है। तभी जेंडे उसे पकड़ लेता है। सब फिर से मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। जेकब कहता है, सर अब तो लोकल पुलिस ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। जेंडे कहता है, अगर हम एक बार बॉर्डर पार कर गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ दूर जाते ही गोवा के बॉर्डर पर पुलिस का चेक पोस्ट देखकर पाटिल जल्दी से गाड़ी रोक देता है। जेंडे पाटिल से कहता है, जल्दी बॉर्डर पार करो, लेकिन तब तक लोकल इंस्पेक्टर गोली चलाकर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है। सब मिलकर चार्ल्स को कंधे पर उठाकर बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर गोली चलाता है तो सब वहीं रुक जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, जेंडे या झेंडे जो भी हो, मैंने कहा था ना कि मेरी नजर तुम पर है। चार्ल्स को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। चार्ल्स को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो जेंडे पाटिल का हाथ इंस्पेक्टर के हाथों में पकड़ा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इंस्पेक्टर को समझ आता है कि उसने गलत आदमी को पकड़ा है। पाटिल को छोड़ते ही वो दौड़कर चार्ल्स का पैर पकड़कर बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है। तभी इंस्पेक्टर आकर पाटिल को हटाकर चार्ल्स का पैर पकड़ता है और जेंडे के साथ खींचातानी शुरू कर देता है। खींचातानी में सब गिर जाते हैं तो चार्ल्स दौड़कर भागने लगता है। जेंडे दौड़कर चार्ल्स को पकड़ता है। तभी इंस्पेक्टर खुद को संभाल नहीं पाता और दोनों को गिरा देता है। जब सब उठते हैं तो इंस्पेक्टर जेंडे पर बंदूक तानकर कहता है, मेरे इलाके में आकर मैं तुम्हें चार्ल्स को ले जाने नहीं दूंगा। जेंडे कहता है, ठीक से देखो, अब तुम अपना इलाका पार करके मेरे इलाके में आ गए हो। इंस्पेक्टर कहता है, अगर मैं तुम्हें पकड़ भी लूं तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। तभी डीसीपी वहां आ जाता है। ऐसे खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए डीसीपी कहते हैं, आज तुम पर मुझे गर्व है। जेंडे डीसीपी से कहता है, इस लोकल इंस्पेक्टर की वजह से हम आज बॉर्डर पार कर पाए हैं। ये सुनकर जेकब जोर से हंसता है। जेकब की हंसी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। चार्ल्स को पुलिस वैन में ले जाते हुए वो जेंडे से कहता है, एक दिन मेरी वजह से तुम फेमस हो जाओगे। जेंडे मिशन खत्म करके मुंबई आता है तो वो असली मधुकर जेंडे कहानी वाले मधुकर जेंडे से मिलने आते हैं। आखिर में निमिता अपने पति को सही सलामत वापस पाती है। जेंडे अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट और सबसे ज्यादा भरोसा करने वाली इंसान को गले लगाता है। निमिता उसे फिर से दूध लाने भेजती है। जब वो अपने इलाके में लौटता है तो सब उसे गर्व से सल्यूट करते हैं। चार्ल्स जेल में है और इतनी मेहनत के बाद जेंडे को उसकी इज्जत मिल गई। अभी तक तो आपने फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे की कहानी सुनी। अब हम बात करेंगे इस असली सीरियल किलर की। इस कहानी का सीरियल किलर असल में चार्ल्स शोभराज था, जिसे बिकिनी किलर और सीरियल कॉन मैन कहा जाता है। 1944 में सायगांव में जन्मा चार्ल्स बचपन से ही चोरी और धोखाधड़ी में शामिल था। 70 के दशक में उसने टूरिस्ट को दोस्ती के जाल में फंसाकर उन्हें दवा देकर बेहोश किया, फिर बेरहमी से मारकर पासपोर्ट और पैसे चुरा लेता था। थाईलैंड, भारत और नेपाल समेत कई देशों में उसने करीब 20 हत्याएं की। कई बार जेल से भागा, लेकिन आखिरकार नेपाल में उम्र कैद हुई। 2022 में रिहा होकर अब वो फ्रांस में रह रहा है। चार्ल्स शोभराज की जिंदगी सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक सोच का सबूत है, जहां धोखाधड़ी और बेरहमी एक साथ मिल गए थे। फिल्म में चार्ल्स का किरदार हंसाते हंसाते दिखाया गया है। ये एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन असल जिंदगी में उसकी बेरहमी और हैवानियत कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।